वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, मैं टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं जहां तक हो गया था उससे आगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बायोगैस प्लांट के बारे में बताया था। मैंने बताया था किस तरीके से हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसमें मिथानोबैक्टीरियम का क्या रोल होगा। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था किस तरीके से एक छोटे से बायोगैस प्लांट का सेटअप तैयार किया जा सकता है। वहां पे मैंने आपको एक कंक्रीट टैंक के बारे में बताया था जो कि 10 से 15 फीट का गहरा होगा और उसके साथ उसके अंदर हम लोग वाटर और डंग को और अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट को डालेंगे जिससे कि वहां पे बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। तो वो जो मिथानोबैक्टीरियम है वो सेलुलोजिक फूड के ऊपर फीड करेंगे और उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट कराएंगे और डाइजेस्ट करने के साथ साथ वहां पे हमारी कुछ गैसेस का प्रोडक्शन होगा जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। उस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को आप एज अ फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हो। वो एक एनर्जी के सोर्स पे तो यूज हो सकता है। अब अब हमें बात करनी है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ये नया टॉपिक है हमारा, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि ये जो बायो कंट्रोल है इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बायो कंट्रोल। तो बायो कंट्रोल दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायो कंट्रोल का मतलब होता है क्या? बायो कंट्रोल का मतलब है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल किस चीज को करना है, मतलब किस चीज की ऐसी जरूरत आ रही है जिसे हम बायोलॉजिकली कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आप लोग ने सुना होगा कि देयर आर सो मेनी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट which affect our agriculture and एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने के साथ साथ वो हमारे ईल्ड को भी कम करते हैं। जो पेस्ट हैं वो क्या करेंगे, प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे, उनके यंग पार्ट्स के ऊपर या उनकी लीव्स के ऊपर फीड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आपने सुना होगा लोकस्ट का अटैक हुआ इंडिया के अंदर। लोकस्ट का अटैक हुआ, लोकस्ट मतलब वो जो बड़े बड़े टिड्डे होते हैं ग्रास ऊपर, उन्हें लोकस्ट कहते हैं। तो वो एक बहुत ही मैं कहूं तो ग्रेगार्डियस पेस्ट होते हैं जो कि एक ग्रुप में आते हैं और पूरे खेत को तहस नहस करते हैं और चले जाते हैं। सिमिलरली ये तो एक मैंने आपके लोकस्ट की बात कर रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे बटरफ्लाई हैं, उनके कैटरपिलर्स होते हैं। जब वो कैटरपिलर स्टेज में होते हैं तो उनको खाने के लिए क्या होता है, वो तो इस तरीके से क्रॉल करके चलते हैं। तो क्रॉल करके क्या उनको फूड मिल सकता है, वो लीव के ऊपर ही क्रॉल करेंगे और उन्हीं को खाते हैं, लीव्स को, जिसकी वजह से लीव का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और हमारी जो यील्ड है वो कम होगी। तो ऐसे ही हमारे कुछ कॉर्न बोरर्स होते हैं, फ्रूट बोरर्स होते हैं जो फ्रूट्स के अंदर जाके बोर कर लेते हैं। बोर करके मतलब वहां पे होल करके उनके अंदर जाके सारी चीजों को खा जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी वो पैदावार कम कर रहे हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर का मेन उद्देश्य है, जो मेन मोटो है एग्रीकल्चर करने का किसानों का,
कि वो वहां से क्या करें, इनकम जनरेट करें। लेकिन अगर ये पेस्ट या इंसेक्ट वहां पे रहेंगे तो उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद होती रहेंगी। तो हमें उसे बर्बाद होने से रोकना है। हमें क्या करना है, उन चीजों को बर्बाद होने से रोकना है। उसके अलावा ये तो इंसेक्ट पेस्ट की बात थी। आपने सुना होगा प्लांट पैथोजेंस भी होते हैं। जैसे हम लोग की बॉडी के लिए पैथोजेंस बने हैं, जैसे हमें बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, हमें वायरल डिजीज होते हैं, हमें फंगल डिजीज होते हैं, सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कुछ वायरसेस की वजह से होते हैं या बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं या वो किसी फंगस की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का जो मॉर्टेलिटी है वो जो है जल्दी हो जाती है, जल्दी प्लांट्स की डेथ हो जाती है। प्लांट अपनी जोवेनाइल स्टेज में ही डेथ कर जाते हैं और वो अपना मैच्योरेशन फेज में वो जो फ्रूटिंग करने का काम है वो नहीं कर पाते। तो कुल मिला के किसानों को या जो भी इस एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ है उसको ये अफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली ये कंट्री की इकोनॉमी को भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा रहेगी तो उस चीज का रेट नीचे रहता है। आप सपोज करो कोई फ्रूट या वेजिटेबल जिसकी सप्लाई कम हो जाए तो ऑलरेडी उसकी डिमांड जो ज्यादा हो जाती है, तो महंगाई बढ़ती है, उस फ्रूट की डिमांड या वेजिटेबल की डिमांड बढ़ने लग जाती है, तो वो कई 100 रुपए किलो बिकने लग जाता है। तो कुल मिला के वो इनडायरेक्टली हमें भी अफेक्ट करता है। तो हमें इस चीज को कैसे रोकना है और रोकना कैसे है। अब किसान कन्वेंशनली क्या करते हैं, कन्वेंशनली वो लोग यूज करते हैं आपके बायो पेस्टिसाइड ना यूज करके वो केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं केमिकल कंपाउंड्स, मतलब वो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बॉटल्स में बहुत सारे पेस्टिसाइड आते हैं, एक तरीके का जहर ही है, वो टॉक्सिन है। उस उस केमिकल पेस्टिसाइड या टॉक्सिन को वो स्प्रे करते हैं। जो खेत होते हैं आपने देखा होगा कमर पे बांधने वाला एक स्प्रेयर होता है जो किसान लोग बांधते हैं, और आपने अपने स्कूल के अंदर भी देखा होगा कि जहां ये मॉस्किटो इन सब से वेक्टर कंट्रोल करने के लिए जो आते हैं वो भी ऐसा कुछ कमर पे एक स्प्रेयर बांध के आते हैं जिससे वो स्प्रे करते हैं। तो सिमिलरली किसान भी क्या करते हैं, उस केमिकल कंपाउंड को भरते हैं उसमें स्प्रेयर में और पूरे खेतों के ऊपर वो स्प्रे मार देते हैं। गॉट इट। अब स्प्रे मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान कहां आ रहा है देखिए, ध्यान से समझिएगा। आप मैं बात कर रहा हूं बायोलॉजिकली कंट्रोल करने की। किस बात को, हमें प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करना है बायोलॉजिकली, जिसमें हमारे वायरस भी हो सकते हैं पैथोजन, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं पैथोजन, या हमारे कुछ फंगस भी पैथोजेंस के तौर पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे प्लांट की यील्ड को सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करते हैं वो है पेस्ट या इंसेक्ट्स। ठीक है जी, पेस्ट या इंसेक्ट्स। अब क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया कि जो केमिकल पेस्टिसाइड है उन्हें यूज किया, या पेस्टिसाइड को ही इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं या इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं। देखिए पेस्टिसाइड का मतलब क्या है, पेस्ट मतलब कौन हो गए, जो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं जो हमारी क्रॉप को बर्बाद कर रहे हैं उन्हें पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट को क्या करा जा रहा है, सिडल टर्म का मतलब होता है किलिंग। साइड जो टर्म है वो किलिंग के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली इंसेक्ट और फिर साइड मतलब जो इंसेक्ट को किल करे। ऐसे ही बैक्टीरियल साइड्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया को मतलब किल करते हैं या टारगेट करते हैं। तो अगर हमने इन केमिकल कंपाउंड को यूज करा, ये केमिकल है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, तो ये केमिकल क्या करेंगे,
इनके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ये हमारे सॉइल को पॉल्यूट कर देंगे। सॉइल को पॉल्यूट करने का मतलब क्या है, ये उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, ये उस सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। उसके अलावा ये केमिकल पेस्टिसाइड क्या करेंगे। अब एक बात बताओ भाई, जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स सभी हार्मफुल थोड़ी है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सारे ही इंसेक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं, कुछ बेनिफिशियल भी तो हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, मतलब दे आर द पोटेंट पॉलिनेटर्स, दे आर द मेन पॉलिनेटिंग एजेंसीज। अगर वो हमारे इंसेक्ट जो पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर वो खत्म हो जाएं तो क्या होगा, हमारी पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो ईल्ड भी साइमल्टेनियसली डिक्रीज कर जाएगी। जैसे माना जाता है कि जो हमारी हनी बीज हैं, ये वर्ल्ड के 90% प्लांट का पॉलिनेशन करती हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने स्प्रे मार दिया केमिकल अपने क्रॉप्स के ऊपर, तो हनी बीज आई बेचारी, उन्होंने भी उस टॉक्सिन को ले लिया और उनकी डेथ हो गई। ऐसे ही बहुत सारी हनी बीज मर गई। तो क्या वो हमारा पॉलिनेशन कर पाएंगी, क्या हमारी जो पैदावार है वो बढ़ पाएगी। तो हमारे पॉलिनेटर खत्म हो जाते हैं, मतलब नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स मारे जाते हैं। तो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स मारने का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को खत्म कर रहे हैं, और दूसरी चीज क्या कर रहे हैं कि आप एक चीज बात बताइए, कोई एक फूड चेन है, प्रोड्यूसर से फूड चेन शुरू होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, लास्ट लेवल तक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लास्ट लेवल हो गया। अब ये जो इंसेक्ट थे जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर वाले लेवल पे थे, अब इनके ऊपर डिपेंडेंट हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है। समझने के लिए देखिएगा, यहां पे क्या हुआ भाई, प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर ने प्राइमरी कंज्यूमर को भेजा, मतलब ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंडेंट है कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर आते हैं हमारे टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। अब सपोज करो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर का लेवल है, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर का लेवल है, इस लेवल पे क्या हो जाए, इस लेवल पे क्या हो जाए कि ये जो इंसेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब उनका जो ट्रॉपिक लेवल है वो यहां पे है, और यहां पे क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो क्या होगा, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस आएगा। कैसे भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर को जो फूड था वो प्राइमरी कंज्यूमर थे, अब प्राइमरी कंज्यूमर हमारे खत्म हो गए, तो क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये भी धीरे धीरे स्टार्व करेंगे, भूखे मर जाएंगे। अब टर्सरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर, तो क्या होगा, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, इनको खाने को क्या नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ेगा। ठीक है, तो एक तो हमारी सॉइल पॉल्यूशन हो गया, दूसरी चीज क्या हो गई कि नॉन टारगेटेड इंसेक्ट किल हो गए, नॉन टारगेटेड इंसेक्ट मर गए, और साथ में क्या हुआ भाई, इकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ। आ रही है बात समझ में, और साथ साथ में और क्या हुआ, आपने एक चीज सुनी होगी,
बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एक टॉपिक पढ़ा होगा 10th में जब रहे होंगे आप, तब अवर एनवायरमेंट नाम का चैप्टर, उसमें है ये टॉपिक। तो यहां पे क्या हुआ, आपने किसी टॉक्सिन को जो है प्रोड्यूसर लेवल पे डाला, प्रोड्यूसर लेवल पे डाला, प्रोड्यूसर लेवल पे आपने उस टॉक्सिन को डाल दिया। प्राइमरी कंज्यूमर इस प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहे हैं, तो इस टॉक्सिन का लेवल इसके अंदर भी गया। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, तो ये टॉक्सिन इनके अंदर भी गया, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर जी आ रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर में चला गया। ये तो एक सीधी फूड चेन की बात है। लेकिन मसला क्या है, मसला यह है कि हम तो डायरेक्टली जो प्लांट का हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है उसको फीड करते हैं। ये तो बायोमैग्निफिकेशन हुआ जब फूड चेन के थ्रू वो चीज हाईएस्ट लेवल तक पहुंच रही है। लेकिन हम तो डायरेक्टली उस, जैसे सपोज करो गेहूं हार्वेस्ट हुए, हमने क्या किया, उन्हीं गेहूं को पिसवाया और उसका फ्लोर बनवा के हम रोटियां खाते हैं। तो क्या वो टॉक्सिन का कुछ कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा? हम लोग भी तो उसको कंज्यूम करेंगे कहीं ना कहीं, और वो केमिकल कंपाउंड है। आप जानते हो कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जो म्यूटाजेंस के तौर पे रोल प्ले करते हैं। मतलब फ्यू केमिकल कंपाउंड्स आर म्यूटाजेंस, वो म्यूटाजेंस के तौर पे काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर देंगे, तो हम डिजीज होने लग जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड इनटू फूड चेन। फूड चेन के अंदर तो आए, साथ में ह्यूमंस के अंदर भी, फूड के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो गए। तो भाई कितने सारे मैंने आपको नेगेटिव साइड इफेक्ट बताए अगर हम इन केमिकल पेस्टिसाइड को यूज करते हैं। अब बायो कंट्रोल जो मेथड है जिसे मैं पढ़ाने वाला हूं, ये वो मेथड है जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये वो मेथड है, मतलब इसमें ये सब भी ना हो, ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे इस मदर नेचर के ऊपर वो भी ना आए, इकोलॉजिकल इंबैलेंस भी ना हो, और जो चोरी कर रहा है उसको मारो ना भाई। अब तुम ऐसा थोड़ी है कि तुम AK-47 लेके चोर भी घूम रहे हैं, साथ में नॉर्मल आदमी भी है, तो पुलिस एनकाउंटर करती है तो ऐसा थोड़ी करती है कि वो सबके ऊपर ही खुलेआम गोली चला देती है। वो पहले उसको अलग करती है ना क्रिमिनल को, तभी तो उसको मारा जाता है। तो सिमिलरली बायो कंट्रोल एजेंट भी इसी तरीके से काम करेंगे। जो हमारे हार्मफुल पेस्ट हैं, जो हमारी यील्ड को अफेक्ट करते हैं, जो हमारी पैदावार को घटाते हैं, जो किसानों को अफेक्ट करते हैं, हम उन्हें ही मारेंगे। हम किसी नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को नहीं मारना चाहते, ना उसको मारने से कुछ होगा हमारा हार्म। अब कैसे करेंगे इस काम को, तो ध्यान से समझिए, बिल्कुल इधर देखिएगा, इधर ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम एक बैक्टीरिया यूज करने वाले हैं। कहोगे सर बैक्टीरिया और पेस्ट कैसे मारेगा, तो आप भी अचंभित होगे देख के कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है। तो अब देखिए क्या होगा, तरीका क्या है इसको करने का। देखिए बच्चा लोग, हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। क्या लिख रहा हूं मैं, बैसिलस thuringiensis, शॉर्ट में बीटी, शॉर्ट में लिख दिया क्या, बीटी, बैसिलस thuringiensis। अब ये जो बैक्टीरिया होता है
ये क्या करता है ना, एक अपनी लाइफ के ड्यूरेशन में एक तरीके का टॉक्सिन बनाता है ये खुद। ये बेसिलस thuringiensis एक टॉक्सिन तैयार करता है। अब वो जो टॉक्सिन है वो क्रिस्टल प्रोटीन की फॉर्म में होता है। तो ये इसने एक टॉक्सिन बनाया जो कि क्रिस्टल प्रोटीन की फॉर्म में था। इसको शॉर्ट में हम लोग क्राई प्रोटीन कह देंगे। शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, क्राई प्रोटीन। ठीक है भाई। और ये जो टॉक्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इनएक्टिव फॉर्म को प्रो कहते हैं। तो ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, ये इनएक्टिव ही रहता है बशर्ते कोई इंसेक्ट इसे इंजेस्ट कर ले। तो अब क्या होता है कि ये जो प्रोटॉक्सिन था, जो कि इनएक्टिव टॉक्सिन था, ये क्या किया, किसी इंसेक्ट पेस्ट ने इंजेस्ट किया। अब इंसेक्ट पेस्ट ने इसको इंजेस्ट कर लिया तो इसके जो स्टमक या इसके गट के अंदर जो पीएच है वो होता है एल्कलाइन। हमारे में क्या है, एसिडिक। हम लोग के अंदर क्या है, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम है ना भाई, HCl। यहां पे क्या है, बेसिक मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम है। अब क्या होगा, ये जो प्रोटॉक्सिन है ये अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है। ये अब बन जाता है टॉक्सिन जो कि अब एक्टिव फॉर्म में है या एक्टिवेट हो चुका है। और ये एक्टिवेट होते ही खाया किसने है, इंसेक्ट पेस्ट ने। उसके कहां पे, गट में। तो ये बाइंड कर जाता है, ये बाइंड कर जाता है वहीं पे, बाइंड टू गट एपिथेलियल लाइनिंग। गट एपिथेलियल लाइनिंग पे ये बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने के बाद वहां पे ये पोर क्रिएशन करेगा। क्या करेगा, पोर क्रिएशन। उसके स्टमक के अंदर बहुत सारे पोर कर देगा। अब सपोज करो यार मेरे पेट में कोई बहुत सारे पोर कर दे तो मैं मर जाऊंगा, नहीं मरूंगा, तो इंसेक्ट मर जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, द इंसेक्ट गॉट किल्ड और डाई। देखिए यहां पे कौन इंसेक्ट मरा, जिसने उसको इंजेस्ट किया था। इंजेस्ट कौन करेगा, इंजेस्ट कौन करेगा, जो किसी चीज को खाएगा। अब जैसे हनी बीज है, वो थोड़ी ना पत्ते वत्ते खाती हैं, वो पत्ते वत्ते तो खाती नहीं है, वो तो केवल पॉलन लेने जाती हैं। पॉलन अगर खाती भी है थोड़ा बहुत तो पॉलन ग्रेन एडिबल जो होते हैं उन्हें खा लेती हैं, नहीं तो वो नेक्टर पीती हैं ज्यादातर तो। ठीक है, पॉलन ग्रेन उनके लिए हालांकि फूड के तौर पे काम करता है, कुछ स्पीशीज का, ऐसा नहीं है कि हर स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को वो खाएंगी। वो नेक्टर पीती हैं ज्यादातर, तो उनको नेक्टर से मतलब है, और नेक्टर के चक्कर में पॉलिनेशन करती घूमती रहती हैं बेचारी। तो अब क्या है, वो किसी लीव के ऊपर तो फीड नहीं कर रही, फीड कौन कर रहे हैं, ग्रासहोपर्स, लोकस्ट, कौन, कॉर्न बोरर्स, उसके अलावा कौन, कैटरपिलर्स। ये हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को या हमारे प्लांट की हेल्थ को अफेक्ट करने वाले प्राणी हैं। अब दो तरीके हैं जिसमें इस चीज को यूज किया जा सकता है। देयर आर टू बेसिक वेज बाय विच बैसिलस thuringiensis इज यूज्ड। एक तो क्या होगा कि इस बैसिलस thuringiensis के जो ये टॉक्सिन्स हैं इनको ड्राई स्पोर की फॉर्म में, छोटे छोटे जो पाउच होते हैं, जैसे शैम्पू के पाउच आते हैं ना, शैम्पू के छोटे छोटे पाउच आते हैं, उसी पाउचेस की फॉर्म में इन्हें पैक कर दिया जाए। ठीक है, पैक कर दिया जाए और ये दुकान पे बिके। और किसान क्या करे, इन पाउचेस को, ड्राई स्पोर जो थी इसकी इनएक्टिव टॉक्सिन की, इसे वो खरीदे और इसमें वाटर को मिक्स करें। जिस तरीके से वो केमिकल पेस्टिसाइड को वहां पे स्प्रे कर रहे हैं, इसी तरीके से वाटर के साथ मिक्स करने के बाद इस प्रोटॉक्सिन को
वाटर में मिक्स करके स्प्रे कर दें। किस पार्ट पे? जो कि हाईली वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब जो अफेक्ट हो रखा है, जो भी पार्ट प्लांट का अफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर ये स्प्रे कर दें। तो उससे हमारा जो मोटो है कि अब जैसे ही सपोज करो हमने स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है, जो भी खाने वाले लीव्स को खाने वाले या उनके पार्ट्स को खाने वाले जो भी इंसेक्ट पेस्ट हैं वो खाएंगे, उनके स्टमक में वो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होके वो उनकी गट की एपिथेलियल लाइनिंग पे बाइंड करेगा, वहां पे पोर क्रिएशन कर देगा, पोर क्रिएशन हो जाएगा, वो इंसेक्ट पेस्ट मर गया। तो इसमें हमारा कौन मरा? जिसने क्राइम किया था, जो क्रिमिनल था, जिसने मेनली हमारे जो लीव्स उनको अफेक्ट किया था, उनको मारा है हमने ऐसा नहीं है कि किसी आम आदमी को मारा है, तो मतलब आम इंसेक्ट को मारा है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी आम जो हमारे लिए बेनिफिशियरी बहुत एक इंसेक्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहा था, हमने उसको नहीं मारा, हमने केवल टारगेटेड इंसेक्ट्स को मारा है। तो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट नहीं मरे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसका एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूं आपको मैं। पहला तरीका तो मैंने बता दिया कि इसको ड्राई स्पोर्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल करा दिया जाए, छोटे छोटे सैशेट में या पाउचेस में, उसको किसान खरीद के उसको स्पोर्ट्स को पानी के साथ मिक्स करे, स्प्रेयर में भरे और स्प्रे मार दे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, ये जिस प्रोटीन को बना रही है उसको क्या कह रहा हूं मैं? क्राई प्रोटीन। ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन बनना था, किस फॉर्म में बना था? क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल के लिए पहले 3 वर्ड ले लिया तो क्या बन गया? क्राई। तो ये जो क्राई प्रोटीन बन रही है, अरे इस क्राई प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसी क्राई जीन तो रही होगी। क्राई प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई क्राई जीन तो रही होगी ना। तो ये जो क्राई जीन रही, अब हम इस जीन को ही यहां से निकाल लेते हैं बैक्टीरिया के अंदर से। तो इस क्राई जीन को आइसोलेट करके हम क्या करें? इसको प्लांट के जीनोम के साथ जोड़ दें। क्या करें? प्लांट का जो डीएनए है उसके साथ ये क्राइजीन जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की है, किसकी है? ये बीटी की है। इसको मैंने बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से निकाला, किसको? क्राइजीन को, और डाल किसके साथ, किसके अंदर दिया, किसकी बॉडी में दिया? प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर क्या होगा? ये अटैच हो जाएगी, और अटैच होने के बाद क्या करेगी? ये भी जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा तो अपनी लीव्स के साथ ये इनएक्टिव टॉक्सिन भी बनाएगा। ठीक है भाई, आपको वहां पे स्प्रे भी करने की जरूरत नहीं है, प्लांट अपने आप ही उसको बना रहा। क्यों? उसके पास जीन है, उसके पास ये जो प्रोटॉक्सिन बनाने वाली जीन थी ना, जो बैसिलस की हम पहले तो उससे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से यूज करके उसके इस स्पोर्स को ड्राई स्पोर्ट फॉर्म में लेके उसको मिक्स करके स्प्रे मार रहे थे। अब हमें स्प्रे भी करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करें? ऐसे प्लांट्स तैयार करें जो पेस्ट रेजिस्टेंट है। क्या है? पेस्ट रेजिस्टेंट। टर्म यूज कर रहा हूं, रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो पेस्ट से अपनी बचाव कर सकें, जो वो प्लांट जिनके ऊपर पेस्ट कोई असर ना कर पाए, जिनकी रोकथाम हो चुकी हो। तो मैंने क्या किया? यहां पे क्राइप जीन को लिया, प्लांट के जीनोम में डाला, प्लांट अब खुद इस इनएक्टिव टॉक्सिन को बना रहा है, खुद से बना रहा है, बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है अब इसको। अब क्या होगा? वो जो पेस्ट है वो जैसे ही क्रॉप लगाएंगे वो घूमते हुए आएंगे फिर कि आओ भाई खाना खाते हैं, चलो आओ डिनर करने चल लें। अब सारे कंबाइंड होके आए, बहुत सारे इंसेक्ट्स, पेस्ट, लीव्स के ऊपर उन्होंने खाना शुरू किया। खाते ही उनमें से धीरे धीरे कुछ मरने शुरू हुए। तो उन्होंने बोला आज कौन सी ऐसा शापित काम हुआ हमारे साथ कि हमने क्रॉप्स को खाया, आज तक तो हम जिंदा थे, पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्रॉप खाते साले उन्होंने क्या जहर मिला दिया इसमें। ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसके अंदर
क्राइजीन डाल के इस प्लांट को तैयार किया गया था, और वो प्लांट खुद ही टॉक्सिन बना रहा था। अब वो आएंगे, नादान परिंदों की तरह मारे जाएंगे, ठीक है। अब उसमें आपको बिल्कुल भी सरदर्द लेने की जरूरत ही नहीं है, किसी तरीके का सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने तो बस प्लांट लगाया है, प्लांट अपने आप सब कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट को बनाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया है ना इसके जीनोम को, इसके लिए थोड़ी मेहनत चाहिए होगी। तो ऐसे जो प्लांट्स मिलेंगे वो थोड़े से पैसे में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसके पीछे टेक्नोलॉजी लगी हुई है, ठीक है। नेचुरल चीज़ तो आसानी से कम पैसे में मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा, जैसे आप एक फ़ोन खरीदते हो ना, फ़ोन खरीदते हो जो सिंपल वाला होता है तो सस्ता मिल जाता है, उसके फीचर बढ़ते चले जाते हैं तो उसके पैसे मोबाइल के बढ़ते चले जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही है, अगर आप नॉर्मल सीड खरीद रहे हो एग्रीकल्चर करने के लिए तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आप अगर ऐसा जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट खरीद रहे हो तो उसका पैसा बढ़ जाएगा। और इसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो चैप्टर नंबर 12 के अंदर दूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में तो उसके पार्ट को बताऊंगा ये करा कैसे जाता है। अभी तक तो ये मैंने बता दिया ना, डाल देंगे इसके जीनोम में, तो कैसे डालेंगे इसके पीछे भी एक पूरा मैकेनिज्म है, वो बताया जाएगा जब चैप्टर 11 पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक है जो हम यूज करेंगे। अब ये मामला यहाँ तक क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इंसेक्ट को भी मार दिया और हमारा एनवायरनमेंट भी अफेक्ट नहीं हुआ, उसके साथ साथ हमने कोई भी तरीके का अपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाया। ये तरीका है, एक बार देख लीजिए इसको। और अब दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, अब मैं दूसरा तरीका एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, देखिए हमने इंसेक्ट पेस्ट को तो ऐसे कंट्रोल कर लिया। अब अच्छा ऐसा हो कि अब प्लांट पैथोजन ही आ जाए, प्लांट के पैथोजन वही आ जाए, तो उन्हें कैसे करेंगे, उन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा वो भी देख लीजिए। देखिए, एक फंगस है, अब मैं बात कर रहा हूं प्लांट पैथोजेंस की। इंसेक्ट खत्म हो गया, इंसेक्ट पेस्ट को कैसे कंट्रोल करना था वो बता दिया, बीटी, बायोलॉजिकली कंट्रोल कर दिया बीटी के थ्रू। ऐसे ही बीटी का एक एग्जांपल है बीटी कॉटन, जो सबसे पहले बनाया गया था। बीटी कॉटन क्या होता है, जो कपास कॉटन होती है, कपास, कपास को कहते हैं हम लोग, हिंदी में कपास बोला जाता है, जिसके कॉटन, जिससे कपड़े बनते हैं ना, हम लोग कपड़े पहनते हैं कॉटन के ही बनते हैं ना। तो वो कॉटन के जो मतलब निकलता है वो एक, इसका एक वो होता है, फूल होता है एक्चुअल में कॉटन का, उसमें कपास के फूल में से उसको निकाला जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब वो फूल बंद होता है तो उसमें ना हमारे कुछ बोरर्स होते हैं, ठीक है, जो बॉल वॉर्म कहते हैं उन्हें, कॉटन बॉल वॉर्म, ठीक है। कॉटन जो बॉल है उसके अंदर वॉर्म है, वो क्या करेंगे, इसके अंदर घुस जाएंगे बॉल के अंदर और पूरा अंदर का मटेरियल खा जाएंगे। तो क्या होगा, जब ये बेचारा मैच्योर होगा इसके अंदर कुछ नहीं बच रहा होगा, सारा मामला खत्म कर चुके हैं कौन, जो हमारे कॉटन बॉल वॉर्म्स हैं। तो हमारे जो पहली बार जो कोई प्लांट जेनेटिक इंजीनियर्ड बनाया गया था उसका नाम था बीटी कॉटन। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्लांट बना था इस पूरे वर्ल्ड में उसका नाम था बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी टर्म कहां से आया, बैसिलस thuringiensis से, और कॉटन तो स्पीशीज है ही प्लांट की, तो बीटी कॉटन कहा गया उसको। इट वाज नोन एज व्हाट, बीटी कॉटन, ठीक है भाई। अब आगे की बात सुनिए, अब आगे की बात सुनिए, अब क्या होगा आगे। अब मैं बात कर रहा हूं किनकी, प्लांट पैथोजन की। भाई प्लांट पैथोजन बैक्टीरिया है, कुछ फंगस भी होती हैं और कुछ वायरसेस भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं बैक्टीरियाज की या वायरसेस की बात कर रहा हूं कुछ।
ये हमारी प्लांट के इफेक्ट का। देखिए, मैं अब बात करने वाला हूं प्लांट पैथोजेंस की। प्लांट पैथोजेंस के तौर पे ये बैक्टीरिया या वायरसेस यूज कर रहे हैं। मतलब यूज क्या हो रहे हैं, ये होते ही हैं एक्चुअल में, जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। अब इनसे भी हमारे प्लांट्स को बचाना है। अब कैसे बचाओगे आप? तो बायोलॉजिकल एक मेथड है, उसमें हम क्या करेंगे, कि एक फंगस होती है जिसे हम लोग ट्राइकोडर्मा कहते हैं। ट्राइकोडर्मा, ये एक फ्री लिविंग फंगस है जो प्लांट की रूट्स के साथ रहती है, और वहीं पे ये क्या करती है कि जो कोई भी आपका इंसेक्ट कह रहा हूँ, कोई भी बैक्टीरिया है या वायरस है, उसको ये टारगेट करके उसको एज अ फूड यूज करते हैं। मतलब ये जो ट्राइकोडर्मा ये फंगस है, ये क्या करेंगे, दूसरे बैक्टीरियाज को वहां से भगा देंगे। आप भी जानते हो कि बैक्टीरिया बचते हैं फंगस से, बैक्टीरिया फंगस के आसपास नहीं आना चाहते, क्योंकि फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं और बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं तो अमेरिका और चाइना में लड़ाई हो तो अमेरिका ही जीतेगा ना, चाइना थोड़ी जीतेगा। तो चाइना हो गया हमारा ये बैक्टीरिया, अमेरिका हो गया फंगस। तो जब फंगस जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आएगा ना, भटकेगा भी नहीं गलती से। तो हम यही यूज कर रहे हैं यहाँ पे ट्राइकोडर्मा को। अब ट्राइकोडर्मा को यूज कैसे किया जा सकता है? ट्राइकोडर्मा को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेन मिल सकती है आपके एक शास्त्री नगर में जो है, हरसाऊ विलेज के थोड़ा आगे चलेंगे ना आप, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। वहाँ पे आपको जितने भी एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया हैं उन सब की स्ट्रेन मिल सकती है। किसी को अगर काम करना है या यूज करना है तो मुझे बता देना। मैंने वहाँ पे कुछ समय काम किया था, तो मुझे क्या नाम है वहाँ पे मैं आपको दिलवा दूंगा। ट्राइकोडर्मा चाहिए आपको, मात्र 20 रुपये पे करने हैं, ओनली 20 रुपीज़। आपको ट्राइकोडर्मा की पूरी एक वाइल मिल जाएगी। आप उस ट्राइकोडर्मा को यूज कर सकते हैं अपने बड़े से एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर किसी प्लांट पैथोजन के डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो इससे करना क्या क्या होगा कि एक छोटी सी ये क्या करेंगे, आपको एक जो डिस्ट्रीब्यूट भी करी जाती है, एक बॉटल सी होती है, एक छोटी सी बॉटल होती है इस टाइप की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्रोज मीडियम डाल के इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ट्राइकोडर्मा यहाँ पे हम लोग इनोकुलेट करके इसको बंद करके डब्बे को रख देते हैं। ये क्या होता है, ट्राइकोडर्मा ग्रीन ग्रीन कलर की यहाँ पे उग जाती है। मेरे फोन में भी फोटोग्राफ्स पड़े हैं अभी तक, जो मैंने काम किया था, बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया के पड़े हैं। तो दिखा नहीं पाऊंगा, क्लास में आओगे कभी तो दिखाऊंगा, इसमें तो क्या शो होगा, ठीक है। तो ये जो आपके ट्राइकोडर्माज हैं ये ग्रो कर जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इतनी सी ट्राइकोडर्मा से कहोगे क्या होगा हमारे इतने बड़े खेत का, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस ट्राइकोडर्मा को एक बड़े स्केल पे एक बहुत बड़ा सा ड्रम ले लिया, ठीक है जी, ये ड्रम ले लिया। इस ड्रम के अंदर आप क्या करिए, जैगरी होता है, जैगरी गुड़, गुड़ को कई लीटर में 50 लीटर पानी में गुड़ घोल दिया, ये शुगर बोल सकते हो, कोई भी कार्बन सोर्स। मतलब एक्चुअल में हमें क्या करना है, एक फूड का सोर्स तैयार करना है बेसिकली। यहाँ इस ड्रम के अंदर वो घोल दिया, फूड का सोर्स तैयार हो गया। इसमें से ट्राइकोडर्मा को निकाला और इसके अंदर डाल दिया। ये ट्राइकोडर्मा जो थी थोड़ी बहुत वो यहाँ पे आ गई। अब इस ड्रम को क्या किया मैंने, किसी चीज से कवर कर दिया और ढक के रख दिया। कुछ 8-10 दिन तक इसे यहीं पे ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। तो आप क्या देखेंगे कि इस वाटर के अंदर जो हमने फूड डाला था उसको यूज करके ट्राइकोडर्मा पूरे में जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी में बन गई ये फंगस। अब मैं क्या करूंगा, इस ड्रम के सॉल्यूशन को, ये हमारा बायोपेस्टिसाइड तैयार हो चुका है, वो बायोपेस्टिसाइड कह रहा हूँ, हमारा बैक्टीरियोसाइड तैयार हो चुका है। आपको अब कोई केमिकल दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसे खरीदिए, खरीदिए क्या, इसे यहाँ से निकालिए
निकाल के स्प्रेयर में डालिए और सारे प्लांट्स के ऊपर, और जो उनकी रूट वाले पार्ट है वहां पे इन्हें स्प्रे मार दीजिए। ये आपके प्लांट को हेल्दी रखेंगे, आपकी पैदावार बहुत अच्छी रहेगी खेत के, और आप जो फालतू का अननेसेसरी का इधर उधर पैसा खर्च करते वो बच जाएगा। बहुत कम खर्चे में ये काम आपका हो गया। तो ये ट्राइकोडर्मा का जो है एप्लीकेशन है, ये फंगस थी, अभी इसको लिखवा दूंगा मैं। सिमिलरली अब मैं बात करूंगा कि कुछ हमारे वायरसेस को भी हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। वो वायरस स्पेसिफिकली एक वायरस है, इसका नाम होता है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस, ये जो बैक्यूलो वायरस है ये एक वायरसेस का जीनस होता है। उस जीनस का नाम है न्यूक्ली पॉलीहेड्रो वायरस। ठीक है जी। तो इस वायरसेस की फैमिली का नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है। तो इट इज नॉट न्यूक्लियो हुआ यहाँ पे, इट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये जीनस का नाम है जिससे ये बैक्यूलो वायरस बिलोंग करता है। ये बैक्यूलो वायरस इस जीनस का है, न्यूक्ली पॉलीहेड्रो वायरस जीनोम का। और ये क्या करता है, अगर हम इस वायरस को यूज करें तो ये बहुत सारे जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं उनको टारगेट करता है हमारे इंसेक्ट्स और पेस्ट को। ठीक है भाई। तो इंसेक्ट और पेस्ट जो हैं वो भी बैक्यूलो वायरस से मारे जा सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया। हालांकि ये तरीका जो मैं अब बोलने जा रहा हूं वो तरीका सिलेबस में अब की बार नहीं है, नहीं तो पढ़ाया जाता। एक तरीका और है, हम लोग क्या करते हैं, प्रेडेटर प्रे का रिलेशन देख लें। प्रेडेटर प्रे का रिलेशन मतलब क्या है, जैसे जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स को बहुत सारी बर्ड्स खाती हैं, तो हम अगर उन बर्ड्स को ही पाल ले, ठीक है, एक लेडी बर्ड बीटल नाम से एक जो है बर्ड का नाम है, वो क्या करती है, वो इंसेक्ट्स को ही खाती है। ठीक है, तो अगर हम उन बर्ड्स को बहुत सारी पाल लें अपने पास, तो वो बर्ड्स क्या करेंगी आपके लिए, वो उन इंसेक्ट्स को खाती रहेंगी। आपके खेत में छोड़ दो उनको, खा पी के वापस अपने घर आ गई। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप आपने यूज किया ना, कि प्रे वो थे, आपने प्रेडेटर को छोड़ दिया वहां पे कि जाओ भाई खत्म करके आ जाओ। तो एक तरीका ये भी होता है पेस्ट को कंट्रोल करने का, लेकिन वो अब इसमें बताने की बात अब बची नहीं है। आपको ये 3 ही याद करने हैं, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ट्राइकोडर्मा और तीसरा बैक्यूलो वायरस। गॉट इट। अब एक काम करिए, एक तो बायोगैस प्लांट मुझे लिखवाना था, और दूसरा ये जो मैंने अभी इतनी देर तक बताई है बातें, इन सबको भी लिखना है, तो इनको लिख लीजिए। ठीक है, मुझे याद है। तो आप माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस वाला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने गोबर गैस या बायोगैस बनाई थी, उसको पार्ट को लिखना है, और साथ में ये जो मैंने अब हिस्सा बताया है इसको हम लोग अभी लिखेंगे। तो आप सबसे पहले बायोगैस प्लांट के बारे में लिखिए। तो स्टार्ट करिए, इसमें लिखेंगे आप लोग कि बायोगैस is a mixture of gases mainly CH4 produced by the microbial activity नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग
कुकिंग एंड लाइटिंग, ठीक है। कुकिंग एंड लाइटिंग कैसे, आप जब भी कभी छोटे रहे होंगे और कोई अगर आप में से रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो आपने देखा होगा कभी ना छोटे छोटे सिलेंडर्स आया करते थे, उसके ऊपर ना एक इसका कपड़े का बल्ब जैसा हुआ करता था, हम उसको मेंटल कहते थे, उसको उसके ऊपर ऐसे बांध देते थे और नीचे से गैस को खोल के, उसमें छोटा सिलेंडर होता था उसमें खोल देते थे और उसको जला देते थे, तो वो जलता था और रोशनी देता था एरिया में, बहुत अच्छी रोशनी देता था वो। अब तो इलेक्ट्रिसिटी ने उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया, अब तो हमारे बहुत अच्छे एलईडीज और हर तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो वो एक रामबाण था रूरल एरियाज में, हम लोगों ने भी अपने घर में बहुत जलाए हैं जब हमारे लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी। तो लाइटिंग के लिए एक सोर्स के तौर पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आप दूसरा पॉइंट लिखिए कि सर्टेन बैक्टीरिया, ये नेक्स्ट पॉइंट है, सर्टेन बैक्टीरिया which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2, ठीक है। produce large amount of methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called methanogens, ब्रैकेट में लिख देंगे मिथानोबैक्टीरियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, Methanobacterium is found in rumen of cattle. Rumen is a region, जो उनके स्टमक का rumen एक पार्ट होता है बेटा, वहां पे ये मौजूद होते हैं। rumen of cattle ब्रैकेट में लिख देंगे आप लोग क्या, फॉर सेलुलोज डाइजेशन। तो सेलुलोज डाइजेशन के लिए वो मिथानोबैक्टीरियम उनके अंदर है, हम लोग के अंदर नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा सेलुलोजिक फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है मिथानोबैक्टीरियम का या मिथानोजेंस का, वो केवल कैटल्स के साथ है, हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम ज्यादा सेलुलोजिक जो रिच फूड है उसको डाइजेस्ट नहीं करवा सकते। आगे मेरी बात समझ में, तो लिखिए इसी बात को, फॉर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फॉर सेलुलोज डाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल present in the food of cattle is also present in the rumen, Next point, in rumen the bacteria help in rumen, these bacteria लिखिएगा, these bacteria help in breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. Thus the excreta, ब्रैकेट में दीजिएगा डंग या गोबर,
ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डंग, जैसे काउ डंग होता है, बफेलो डंग होता है, जो उनका एक्सक्रीटा है, उसे गोबर भी कहते हैं ना हम लोग हिंदी में। डंग और गोबर is used for generation of biogas commonly called गोबर गैस। कॉमनली उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, गोबर गैस कहते हैं बच्चे। अब हेडिंग डालेंगे द बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट कैसे बनाएंगे, कुछ 4-5 पॉइंट बता रहा हूं आपको, वही लिखने हैं और डायग्राम अपनी बुक में से बना लेना। कल मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था और शुरुआत में भी बना हुआ था यहाँ पे जो मिटाया गया था, तो उस डायग्राम को भी बना लेना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। तो लिखिए द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन was developed in India, was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute, Indian Agricultural Research Institute, IARI, and KVIC की फुल फॉर्म लिखेंगे आप क्या, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है भाई। अब इसके अंदर होगा क्या क्या बायोगैस प्लांट में, देखिए a biogas plant consists of सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे a concrete tank ब्रैकेट में लिखेंगे 10 to 15 feet deep, a concrete tank 10 to 15 feet deep to collect bio waste and slurry of dung नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे a floating cover is placed over the slurry which keep on rising as the biogas is produced in the tank due to microbial activity। तो क्या होगा, अरे वो कंक्रीट टैंक था जिसमें वो गोबर और पानी मिक्स करके आपने वो जो घोल के भेजा था, उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर डाल देंगे। फ्लोटिंग कवर क्या करेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी तो गैस का प्रोडक्शन होगा, तो गैस के वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो जो फ्लोटिंग कवर है उसका वो क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। फ्लोटिंग कवर ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लोट कर रहा है भाई, हवा में है ना वो, तो फ्लोट कर रहा है वो, गैस बढ़ रही है तो ऊपर हो रहा है, नहीं तो नीचे आ रहा है। आगे बात समझ में, और गैस भी उसी के अंदर कलेक्टेड रहेगी, उसके ऊपर से आप पाइप लगा दोगे, आउटपुट कह दोगे उसको, ये जिसके थ्रू गैस का आउटपुट होगा। और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, एन आउटलेट which is connected to pipe, to supply biogas to nearby houses,
to nearby houses. लास्ट पॉइंट लिख दीजिएगा, an outlet to remove spent slurry, and may be used as fertilizer. Spent slurry and may be used as fertilizer. तो जो आउटलेट है, एक आउटलेट तो हो गया गैस का जो इसके ऊपर लगा था, एक पाइप मैंने बताया था ऐसे जा रहा था जहां पे आप स्लरी जो बचा हुआ जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया उसको निकाल के आप फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करोगे ना, तो वो हो गया। तो एन आउटलेट टू रिमूव स्पेंट स्लरी एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ये आपका बायोगैस खत्म हो गया। अब हेडिंग डालेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, जो मैंने आज पढ़ाया है। जल्दी से हेडिंग डालिए। सबसे पहले बायो कंट्रोल की डेफिनेशन लिखिए, बायो कंट्रोल क्या होता है। बायो कंट्रोल की डेफिनेशन है, लिखिए, बायो कंट्रोल रेफर्स टू the use of biological method for controlling plant diseases and pests नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, chemical pesticides and insecticide are harmful to all organisms and causes pollution. Harmful to all organisms and causes pollution. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, chemical pesticide kills both useful and harmful life form. अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बैसिलस thuringiensis। हेडिंग डालेंगे आप बैसिलस thuringiensis, ठीक है। लिखिए, it is used to control butterfly caterpillars and other pests like cotton bollworm, corn borers एटसेट्रा। स्पेलिंग देख लीजिए, मुझे भरोसा नहीं है क्या लिख दो आप। कॉटन बॉल वॉर्म, कॉर्न बोरर, ठीक है। लिखिए, इसके बारे में लिखिए, बैसिलस thuringiensis के बारे में लिखिए। These are available in packets as dried spores
which are mixed with water, and sprayed on the vulnerable plants where these are eaten by insect larvae. Next point, in the gut of larva, the toxin is released. And the larva get killed. Next point, the scientists has introduced Bacillus thuringiensis toxin genes into plants. Example, BT cotton. अब लिखेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में। अब लिखेंगे आप ट्राइकोडर्मा के बारे में। देखिए स्पेलिंग ये रही ट्राइकोडर्मा की, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फंगस। लिखिए इसके बारे में, लिखिए दे आर फ्री लिविंग फंजाई। They live in roots of higher plants. And protect them from various pathogens. नेक्स्ट लिखिए, they are effective biocontrol agents of several plant pathogens नेक्स्ट लिख देंगे आप बैक्यूलो वायरस। हेडिंग डालिए बैक्यूलो वायरस। ये भी आपका एक बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे काम होता है। किसका? बैक्यूलो वायरस का। तो बैक्यूलो वायरस के बारे में लिखिए। तो लिखेंगे इसका जीनस लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। जीनस है इसका न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इसमें केवल एक लाइन लिखनी है, इसमें केवल आपको एक लाइन लिखनी है। दे अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थ्रोपोड्स अब लास्ट एक पॉइंट लिखेंगे,
these all are suitable for species specific narrow spectrum insecticidal application. narrow spectrum insecticidal application. देखिए ये सारे ही जितने के हम लोगों ने पढ़े ये सब क्या थे, स्पीशीज स्पेसिफिक हैं. जैसे ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस कुछ गिने चुने इंसेक्ट को, बिल्कुल स्पीशीज स्पेसिफिक है ये. मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जितने इंसेक्ट है सारों को ही मार देंगे. और लास्ट में जो बैकुलोवायरस था ये भी कुछ इंसेक्ट पेस्ट को या ऑर्थ्रोपोड्स को अफेक्ट करता है. तो ये क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक है. साथ में क्या लिख रखा है, नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड. नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, ब्रॉड का मतलब होता है ज्यादा. मतलब आप एक चीज डालो बहुत सारे मर जाए, तो वो तो केमिकल पेस्टिसाइड कर रहा है ना भाई आपका. आप एक ही पेस्टिसाइड डाल लो और सारे इंसेक्ट मार दे रहा है, वो हर तरीके के इंसेक्ट को मार रहा है, तो वो हुआ ब्रॉड. नैरो का मतलब क्या है, आप एक चीज लगाओ और वो उसकी टारगेटेड जो इफेक्टेड जो बिल्कुल जहां पे उसको हिट करना है, मतलब आम आदमियों के बीच में से जो आतंकवादी हैं उनको चुन के मारना, ये होता है आपका नैरो स्पेक्ट्रम. आ गई बात समझ में? तो लिख लीजिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज डिजायरेबल इन integrated pest management. This is desirable in integrated pest management program to conserve beneficial insects. To conserve beneficial insect. तो भाई इसको आप लोग क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू आप बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को कंजर्व कर सकते हो और जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उन्हें मार सकते हो. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. ठीक है, कि आपका, मैंने वही बोला, दोबारा उस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आपका सांप भी मर गया और लकड़ी भी टूटी. ठीक है, आपका जो काम होना था वो भी हो गया और आपका अननेसेसरी कोई चीज दूसरी हार्म नहीं हुई. तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी किसके अंदर, जो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे बात करें. एक टॉपिक है जिसे कहा जाता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, हालांकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा. देखिए बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं. देखो क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं हर साल अगर एक पर्टिकुलर किसान की बात करूं, एक फार्मर के लेवल पे बात करूं, तो वो कई हजारों का यूरिया, पोटाश, जो है नाइट्रोजन सोर्स खेतों में डालता है. और अगर उसके खेत को रिक्वायरमेंट भी नहीं है उस चीज की, एक तो होता है कि भाई आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट है तो ही तो आप खाएंगे ना. अननेसेसरी आपके अंदर में उस चीज को भरे जाऊं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी. तो वही एग्रीकल्चर के साथ है. अरे सॉइल के अंदर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आ रही है तो उस माइक्रो न्यूट्रिएंट को डालिए ना आप. भाई आप क्या कर रहे हैं कि आपने देख ली कि अंधी होड़ लगी है, भाई वो अगर डाल रहा है तो मैं भी डालूंगा. क्यों, मेरा खेत भी तो, उसका खेत ज्यादा स्पेशल थोड़ी है कोई, मेरा भी खेत है, पैसे मेरे पास भी है, मैं भी जो जा रहा हूं लाओ, दो यूरिया के कट्टे खरीद के लाया, मैंने भी फेंक दिया पूरे खेत में. अब खेत को जरूरत नहीं थी उस चीज की, क्या हुआ, धीरे धीरे सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज करने लग गई और वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ अग्रसर है मतलब वो जा रही है डायरेक्शन में कि वो एक टाइम पे आके बैरन लैंड बन जाएगी जहां पे कुछ नहीं उगेगा. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर आ रहे हैं
उनको ना यूज करके हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करें। आप कहोगे कि क्या बायो फर्टिलाइजर को बायोलॉजिकली बनाया गया है? तो बायो फर्टिलाइजर में कोई फर्टिलाइजर नहीं होते, बैक्टीरिया को ही बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। अब इसमें आपने कुछ बैक्टीरिया के बारे में 11th क्लास में एक चैप्टर में, जब चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे होंगे, वहां पे एक टॉपिक पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का नाम है, और जब आप चैप्टर को प्रोसीड करेंगे लास्ट की तरफ तो वहां पे टॉपिक आ जाएगा मिनरल, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसके अंदर आप बहुत सारे नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, इस टाइप के बैक्टीरिया का नाम सुनेंगे। तो ये जो राइजोबियम है, ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, नोड्यूल फॉर्मेशन कर लेता है। जो लेग्यूम प्लांट्स हैं, लेग्यूम कौन से, जितने भी हमारे लेग्यूमिनेसी फैमिली है, जो हमारे सीरियल्स हैं, जो दालें हम खाते हैं, वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से आती हैं। तो उनकी जो रूट्स हैं उसमें ये नोड्यूल फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उन नोड्यूल के अंदर ये रह के जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके एक फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको? एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फ्री नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो फ्री नाइट्रोजन है वो प्लांट के लिए अवेलेबल है। तो क्या आपको यूरिया लगाने की जरूरत पड़ी? अरे आपने यूरिया क्यों इसलिए डाला था? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन आपको राइजोबियम दे देगा ना। सिमिलरली राइजोबियम तो एक सिम्बायोटिक है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग है, जैसे एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, 2 बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग है, लेकिन वो भी यही काम करते हैं। अगर आपको फास्फोरस बढ़ानी है तो आप माइक्रोराइजा यूज करिए। माइक्रोराइजा क्या है? ये एक फंगस और हायर प्लांट की रूट्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, कंबाइंडली उसे माइक्रोराइजा कह दिया जाता है, जो कि फास्फोरस को एक्टिवली एब्जॉर्ब करवाएगा सॉइल में से। इसी तरीके से आप कुछ साइनोबैक्टीरियाज को यूज कर सकते हो, जैसे एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा। ये सारे के सारे हमारे सॉइल के अंदर बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। अब इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं अगली क्लास में दूंगा, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है विद इन सेकेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कोई डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।